तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहेंगे, जो हक्कल्स के रूल को फॉलो करे और जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वही आपका हक्कल्स रूल है और उसी हक्कल्स रूल के हिसाब से एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। जब हम बेंजीन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर बताता हूं ताकि आप बार बार कंफ्यूज नहीं हो जरा सा भी। सबसे पहले आप देखिए कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, देखें आप लोग 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है। प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है इस टाइप से, और सभी कार्बन के बीच में आपको अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगाना है ताकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए। ये डबल बॉन्ड मतलब ये पाई बॉन्ड कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। ये पूरा पाई बॉन्ड इस बेंजीन की रिंग के अंदर घूमता जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। दिस नॉट अ स्टेबल कंपाउंड। और जब एक कंपाउंड के एक स्ट्रक्चर के द्वारा आप स्टेबिलिटी को शो नहीं कर सकते तो आपको उसके 2 या 2 से अधिक अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कई सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, 6 स्ट्रक्चर। तो उन सब प्रॉब्लम से हटने के लिए वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके लिए केकुले साहब ने खास स्ट्रक्चर दिया और उसको हम लोग कुछ इस टाइप से अरेंज करते हैं। लेकिन ये भी फिक्स नहीं है, जरूरी थोड़ी ना कि ये इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड आए। यहां भी आ सकता है, यही नहीं आएगा, यहां भी आ सकता है या फिर यहां भी आ सकता है। तो फिर क्या करें, ऐसा भी नहीं लिख सकते, ऐसा भी नहीं लिख सकते। तो फिर साइंटिस्ट ने एक लास्ट अरेंज किया बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कि बेंजीन में एक ऐसी गोल घूमती हुई रिंग बना दी और ये शो कर रहा है कि ऐसे एक डबल बॉन्ड इसके अंदर रोटेट कर रहा है। अब ये एरो रोटेट कर रहा है, कहां तक रोटेट कर रहा है, तो फाइनली बेंजीन का एक रियल स्ट्रक्चर जो सामने आया वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था। बेंजीन में एक रिंग बनाई जाती है। अगर आपने एक साइक्लिक कंपाउंड के अंदर रिंग नहीं बनाई तो वो बेंजीन नहीं होगा। उसके अंदर रिंग बनाना बहुत जरूरी है, रिंग बहुत आवश्यक है। साइक्लिक चेन के अंदर रिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड कंटिन्यू रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। अब इस बेंजीन के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे मान लो कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहां लगा हुआ है, कोई सा भी लगा हुआ है XYZ, ठीक है। तो उस फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या होता है, उस फंक्शनल ग्रुप के साथ अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं। जैसे कि अगर ये मान लो फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ पहला ग्रुप अगर मान लो कोई यहां लगा हुआ है X, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो। इस पोजीशन को हम नाम क्या देंगे, ऑर्थो। अगर ये फंक्शनल ग्रुप इस जगह की जगह अगर मान लो यहां कहीं लगा है, मान लो इस जगह पे कोई ग्रुप लगा है, तो हम इसको नाम देंगे मेटा। और अगर ये इस जगह पे कोई लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप है सपोज, ठीक है, तो हम इसको नाम देंगे पेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन में आपको ऑर्थो, मेटा, पेरा वाली लोकेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली वाली लोकेशन ऑर्थो, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा उससे लगा हुआ पहला कार्बन हमेशा क्या कहलाएगा, ऑर्थो। और इसके सामने वाली लोकेशन भी, ये वाली लोकेशन भी क्या कहलाती है, ऑर्थो। ये वाली लोकेशन एक जहां फंक्शन ग्रुप लगा उससे एक कार्बन छोड़ के दूसरे ग्रुप से, ये आपकी मेटा पोजीशन कहलाती है। और इसके सामने लगा हुआ अरेंजमेंट भी क्या कहलाता है, मेटा। अगर ये पेरा है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरा, तो इसके सामने वाले अरेंजमेंट भी क्या होगा, पेरा ही होगा।
यानी कि आपको बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों ग्रुप को आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको सामने शो किया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? प्रॉब्लम आप आराम से देख सकते हैं कि सबसे पहला अरेंजमेंट नंबर 1 ऑर्थो, किस ग्रुप को बोलते हैं ऑर्थो? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप एक ही बार में पहचान लोगे सर ऑर्थो किसको बोलेंगे, जहां फंक्शन ग्रुप स्टार्ट हुआ उस फंक्शन ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन ऑर्थो, दूसरा मेटा और तीसरा पैरा, और उसके जस्ट सामने वाला भी ऑर्थो, मेटा और अपोजिट वाला पैरा। तो ये इस टाइप से 3 अरेंजमेंट हो गए। अगर बेंजीन इस टाइप से लिखा हुआ है तो हम इसको बेंजीन बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया और वो कुछ इस टाइप से लिखा है, देखिए ध्यान से आप लोग, एक बॉन्ड फ्री कर दिया इसके साथ, ठीक है, एक बॉन्ड अगर आपने फ्री कर दिया तो हम इसको बोलेंगे फिनाइल। क्या बोलोगे आप इसको? फिनाइल। इस रेडिकल के अंदर आ गया और इसका फॉर्मूला होता है C6H5 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5, दिस इज फिनाइल। और अगर मान लो सिर्फ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, केवल एक रिंग बनी हुई है, बेंजीन का साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन में रिंग नहीं बनी थी, रिंग दी नहीं तो बेंजीन नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड ओनली, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम जो हमने अरेंजमेंट किया उस अरेंजमेंट के हिसाब से सबसे पहला पार्ट बेंजीन, केकुले साहब ने इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, सबसे पहला स्ट्रक्चर बाय केकुले स्ट्रक्चर थे और उन्होंने अलग अलग कई सारे एरोमेटिक्स के स्ट्रक्चर दिए जो आपके सामने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। जल्दीबाजी में जल्दी नहीं करना, जल्दी में कई बार क्या होता है बच्चे बेंजीन के ये लिख के आ जाते हैं और सारी रिएक्शन करते हैं, आप सारी रिएक्शन गलत हो जाएगी ना। 12th स्टैंडर्ड की जितनी भी रिएक्शन है, 11th स्टैंडर्ड की जितनी भी रिएक्शन है, वो सारी रिएक्शन खराब हो जाएगी अगर आपने बेंजीन की रिंग नहीं बनाई। अब बेंजीन से रिएक्शन करा ही नहीं रहे, बेंजीन से रिएक्शन नहीं हो रही, ये रिएक्शन तो सारी साइक्लोस हो रही है, इसलिए आपको बेंजीन में रिंग लगाना बहुत जरूरी है और बहुत सारे बच्चे इसको मिस्टेक करते हैं, रिंग लगाना भूल जाते हैं। बराबर, तो इसको जरा नोट करिए, बहुत आई सेक्शन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो देखिए आप ध्यान से, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, नहीं? और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स आप लोगों के लिए सीखने की चीज है, पूरा बेसिक है एरोमेटिक का, ठीक है, और बहुत ही छोटे सेक्शन में आपको दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए आप लोग और इसको देखिए बहुत अच्छे से। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा टोलुइन। टोलुइन, बहुत ध्यान सुनिएगा, अच्छे नाम है सारे। क्या नाम हो जाएगा? टोलुइन। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहां पे बचा CH2, एक बॉन्ड फ्री हो गया, यहां कितना था 3, यहां कितना बचा 2, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। एक हाइड्रोजन और हटा दिया, एक हाइड्रोजन आपने और हटाया, अब 2 बॉन्ड फ्री हो गए, तो हम इसको बोलेंगे बेंजल। आपने एक हाइड्रोजन और हटा दिया, 3 हाइड्रोजन फ्री कर दिए, तो हम इसको बोलेंगे बेंजो। देख रहे हैं आप लोग? यानी कि अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता तो टोलुइन, बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो बेंजाइल ग्रुप आ गया, एक हाइड्रोजन और कम कर दिया तो बेंजल ग्रुप आ गया, और अगर सभी हाइड्रोजन खत्म कर दिए तो बेंजो ग्रुप हो गया। अगर ये कार्बन भी हटा दिया, कुछ नहीं रखा वहां पे, तो बेंजीन आ गया। एक हाइड्रोजन और हटा दिया इसमें से, बेंजीन में से भी एक हाइड्रोजन और हटाते गए आप, तो ये फिनाइल आ गया।
और रिंगे हटा दिया आप लोगों ने, ये लो रिंगे हटा दिया, ठीक है। तो ये साइक्लो, यानी कि आप इसमें क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग कहां से की मैंने, टॉलुइन, टॉलुइन के बाद क्या था, बेंजाइल, बेंजाइल के बाद क्या आ गया, बेंजल, बेंजल के बाद क्या आया, बेंजो, बेंजो के बाद बेंजीन, देन फिनाइल और साइक्लोहेक्सेन। इन सीक्वेंस के साथ चल रहा था। एक एक करके जैसे आप ग्रुप हटाते जा रहे हैं, ग्रुप हटाते साथ साथ आप देख रहे हैं कि वो नंबर भी कम होता जा रहा है, उसका फंक्शन ग्रुप हटता जा रहा है। अगला, अगर बेंजीन के ऊपर, अब मैं अलग अलग फंक्शन ग्रुप के रख के बता रहा हूं, सपोज अगर बेंजीन पे OH लगा हो, अगर बेंजीन के ऊपर OH लिखा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। क्या नाम होगा इसका, फिनॉल, जिसका मैंने आपको एक नाम और बताया था, यस, कार्बोलिक एसिड, फिनॉल। और अगर बेंजीन के साथ OH तो लगा ही है, लेकिन उसके साथ एक और OH लग जाए तो इसको हम बोलते हैं केटेकॉल। अगर एक और अल्कोहल आ जाए OH, लेकिन ऑर्थो की जगह मेटा पोजीशन पे आ जाए, अभी मैंने आपको पोजीशन बताई ऑर्थो मेटा पेरा, तो हम इसको बोलेंगे, अगर मेटा पोजीशन पे OH आ जाए तो हम इसको बोलेंगे केटेकॉल के बाद रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। अगर मैं इसका अरेंजमेंट थोड़ा और चेंज करता हूं और ये OH की जगह पे अगर इस जगह पे OH लगा रहे तो मैं इसको बोलूंगा क्विनॉल, क्विनॉल। यानी कि फिनॉल, केटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत अच्छी ट्रिक। ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक का नाम रहेगा हमारी CRQ, सरकू। बोले सर CRQ ट्रिक का मतलब क्या हुआ, CRQ का मतलब होता है C फॉर केटेकॉल, R फॉर रिसोर्सिनॉल और Q फॉर क्विनॉल। खत्म। CRQ याद रखो, अगर ऑर्थो पोजीशन पर अरेंज हो तो केटेकॉल, अगर मेटा पोजीशन पर आ जाए तो क्विनॉल, और अगर पेरा पोजीशन पर आ जाए देन इट्स कॉल्ड क्विनॉल। सरकू, सरल है कि नहीं? ऐसी बहुत सारी ट्रिक है आपके पास याद करने के लिए। दूसरा क्विनॉल, अगर इसका अरेंजमेंट थोड़ा और चेंज कर दिया, कुछ तीन तीन OH अगर ग्रुप अरेंज कर दिया आप लोगों ने, देन इट्स कॉल्ड पायरोगेलॉल, पायरोगेलॉल। और अगर इनका अरेंजमेंट थोड़ा और चेंज हो गया है, दैट इज कॉल्ड फ्लूरोग्लूसिनॉल, फ्लूरोग्लूसिनॉल, ग्लूसिनॉल, फ्लूरोग्लूसिनॉल। यानी इस टाइप से आप देखते जा रहे हैं कि इनका अरेंजमेंट पूरा चेंज होता जा रहा है। अल्कोहल का अरेंजमेंट था ये पहला वाला सेक्शन, नंबर 1। अब मैं इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बता रहा हूं। सबसे पहला मैंने आपको टॉलुइन के बारे में बात की, एक अल्काइल के बारे में, और दूसरे नंबर पे मैंने आपसे बात की है अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल पे बताया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हमने अल्कोहल के कुछ अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई कराए थे। अब हम अल्कोहल के बाद एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए आप ध्यान से, बेंजीन, अगर बेंजीन के साथ COOH लगा रहे, बेंजीन के साथ लगा हुआ COOH, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। सुनिएगा आप ध्यान से, क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। अगर ये
कुछ OH के साथ अगर COOH लगा रहे हैं, COOH ऊपर या OH नीचे या OH ऊपर COOH नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड बेंजीन के साथ COOH का अरेंजमेंट दोनों एक साथ हो जाए कंटिन्यूएशन में, कैसा? COOH और COOH अगर दो बार एक साथ आ जाए तो इसको हम बोलेंगे थैलिक एसिड। याद रखिए P साइलेंट है, थैलिक एसिड। और अगर ये कुछ इस टाइप से आ जाए, COOH, तो इसको हम बोलेंगे टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट है और टरथैलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों आप बात करते हैं हम इन दोनों के बारे में जब आप पॉलीमर्स करके चैप्टर पढ़ते हैं। 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर होता है पॉलीमर्स, 11th स्टैंडर्ड में खासकर एमपी बोर्ड वाले बच्चों के हिसाब से उनको पॉलीमर्स 11th में दिया होता है, लेकिन 12th वाले बच्चों को जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको 12th लेवल में पॉलीमर्स दिया है। तो पॉलीमर के फॉर्मेशन में भी इनको हेल्प करते हैं, खासकर थैलिक एनहाइड्राइड और टरथैलिक, इन दोनों का टेरिलिन्स वगैरह बनती है और उससे अलग कंपाउंड्स बनते हैं। एक पॉलीमर्स के फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है, जैसे मोनोमर्स। ये मैंने तीसरा वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का बताया। अब आप फोर्थ वाला कंपाउंड देखेंगे। फोर्थ वाला कंपाउंड देखिए आप ध्यान से, जो मैं आपको एल्डिहाइड के बारे में बताऊंगा, एक एल्डिहाइड के बारे में। अगर बेंजीन के ऊपर CHO लगा रहे तो इसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर मान लो ये अरेंजमेंट एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ भी रहे, OH और CHO, तो इसका नाम हो जाता है सेलिसल्डिहाइड। सेलिसल्डिहाइड। अगर यही अरेंजमेंट एल्डिहाइड के साथ अगर कीटोन के साथ आ जाए, ध्यान से देखिए आप लोग, अगर कीटोन हो, कीटोन के एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे रहेंगे? देखिए बेंजीन के साथ COOCH3, इसका नाम होगा एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। और अगर इसको हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, एक और बेंजीन जोड़ देते हैं, अगर हम इसको, सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनॉन। ये सब इनके कॉमन नेम है, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। अगर आप देख रहे हैं कि यहां C डबल बॉन्ड हो CH3 के साथ अगर मान लो कोई हेलोजन भी लगा रहे हैं, तो यहां पे इसका नाम ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन हो जाएगा। फिनॉन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब ये मेन हो गया, इससे लगा हुआ पहला जो है ये क्लोरो है, इसलिए इसका नाम ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन है। यानी कि यहां पे मैंने अभी इसके पहले एक अल्काइल का बताया था आपको, टोल्यूइन खासकर, और अल्काइल के बाद मैंने आप लोगों को एल्कोहल इसके थोड़ी देर पहले समझाया। और अभी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं आप लोग,
और दूसरा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स आपके पास अल्डिहाइड के हैं और ये सारे एग्जांपल्स आपके पास कीटोन के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप के साथ नीचे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इन सब के बाद अब हम अगला नेक्स्ट देखते हैं साइनाइड। साइनाइड के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगर बेंजीन के ऊपर CN लगा हो तो हम इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। कॉमन नेम बता रहा हूं इसका, साइनोबेंजीन। और अगर आप आइसोसाइनाइड देखेंगे तो बेंजीन के साथ अगर NC लगा रहे तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनोबेंजीन। कॉमन नेम। IUPAC नेम बेंजीन नाइट्राइल, इसका IUPAC नेम बेंजीन आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप्स लाइक बेंजीन के ऊपर अगर X लगा रहे दैट इज कॉल्ड हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन। जैसे मान लो अगर Cl लगा रहे दैट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। और अगर मान लो Br लगा रहे कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये सब हेलोजन्स थे। यस, हेलोजन्स। 9 नंबर, अगर ईस्टर के बारे में बात करें, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, देन मिथाइल बेंजीनोएट, मिथाइल बेंजीनोएट। और अगर बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और एक और बेंजीन लगा रहे C6H5 तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम हो जाएगा फिनाइल बेंजीनोएट। फिनाइल बेंजीनोएट। 11th, अगर ईथर दिया हुआ हो, ईथर के बारे में बात करें, बेंजीन के साथ O CH3 लगा हो, इसका नाम हो जाएगा एनिसॉल। और अगर बेंजीन के ऊपर O C2H5 लगा हुआ हो तो इसका नाम हो जाएगा फेनेटॉल। और अगर बेंजीन के साथ एक और बेंजीन लगी हुई हो, जैसा आप देख रहे हैं यहां पे दो बेंजीन एक साथ है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई फिनाइल ईथर। IUPAC नेम मिथॉक्सीबेंजीन, IUPAC नेम इथॉक्सीबेंजीन और इसका IUPAC नेम फिनॉक्सीबेंजीन।
तो ये सब एरोमेटिक के इंपॉर्टेंट कंपाउंड से नोट कर लीजिए जी। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम और भी कुछ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जोड़ के देखेंगे और उनके साथ हम एक अलग अलग नाम बनाएंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल पे बेंजीन के ऊपर अगर NO2 लगा हो, ओनली NO2, द नाइट्रो ग्रुप, तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ये लास्ट स्पेल है हमारा, ठीक है। इसके साथ एरोमेटिक कंपाउंड लगभग एंड हो जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू इसके बारे में पढ़ते जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाते जाएं, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे एरोमेटिक का नहीं बन रहा है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो भी कुछ है अगर आप देखेंगे तो वो आप इस मटेरियल से आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इस मटेरियल को आप तैयार करिए, पूरे क्वेश्चंस को, और आप देखेंगे कि इस मटेरियल में आपको पूरे क्वेश्चंस आपको तैयार है। कई सारे क्वेश्चन भी है, कई सारे ऑब्जेक्टिव भी है, एरोमेटिक, एलिफेटिक और आइसोमेरिज्म, सबके बारे में आपको क्वेश्चंस दिए हैं। अलग अलग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं इसकी प्रैक्टिस करो। साथ में आपसे जो भी क्वेश्चन आप बीच में रुक भी जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो मैं जैसा आपको बता रहा था नाइट्रोबेंजीन, अगर इसमें NO2 की जगह पर यही अरेंजमेंट अगर ONO का हो जाए, देखिए बहुत छोटा सा अंतर है, यहां NO2 था और यहां पे क्या आया? ONO, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिटोबेंजीन। ऊपर में नाम क्या था? नाइट्रोबेंजीन, जबकि अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिटोबेंजीन। अगला, अगर बेंजीन के ऊपर, जैसा मैंने आपको एक एसिड बताया था जिसका नाम है SO3H, अगर बेंजीन के ऊपर SO3H लगा हुआ रहे तो उसका नाम रहेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर, देखिए आप ध्यान से, अगर बेंजीन के साथ में NH2 लगा रहे, बेंजीन के साथ NH2 लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिलीन कहते हैं हम इसको, और उसी को IUPAC में बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन कहा जाता है। जनरल क्वेश्चन है कुछ, अगर बेंजीन के साथ, ध्यान से देखिए आप लोग, OH लगा हुआ है और उसके अगर तीनों तरफ NO2 ग्रुप लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, ध्यान सुनिएगा आप लोग, हर तरफ NO2 है, बीच में अगर OH है तो इसको हम बोलते हैं TNP। TNP TNP का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और अगर इसी को मैं कुछ इस टाइप से अरेंज करूं, बेंजीन को देख रहे हैं आप लोग जैसा ध्यान से, अगर इसके ऊपर केवल I लिखा रहे, ओनली I, बेंजीन के ऊपर I लिखा हुआ हो ओनली, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लिखा हुआ है तो हम टॉलुइन बोलते हैं, लेकिन अगर तीनों तरफ NO2 लगा हो तो हम इसको नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, TNT। TNT बोलते हैं इसको। TNT का मतलब क्या होता है? एक बॉम्ब बनता है, एक्सप्लोजिव है, जिसका नाम है, यहां लिख रहा हूं मैं नाम, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। क्या नाम हो जाए इसका?
ट्राई नाइट्रो टोलुइन TNT। बॉम्ब बनता है, एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक बनता है। आप लोगों ने सुना होगा आतंकवादियों ने ये केमिकल यूज किया, घर पे बॉम्ब बना लिए, ये तैयार करते, तो वो TNT के द्वारा बॉम्ब बनता है, अलग से घर पे नहीं बनता। ठीक है, किसके द्वारा बॉम्ब बनाया जाता है? TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन के द्वारा। इसके बाद अगर देखिए आप ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बेंजीन है और बेंजीन के साथ में अगर मान लो केवल एक F लगा हुआ है, ओनली F, दैट इज कॉल्ड फ्लूरोबेंजीन। फ्लूरोबेंजीन। और इसके साथ कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन, नैप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, कई सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, जो 12th लेवल का बहुत स्टैंडर्ड्स इनका जो है वो अपने आप बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ और भी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा स्टार्ट करो, क्वेश्चन लिखना, समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, कितने क्वेश्चन मुझे दे सकते हैं। और उसके अलावा आप देखें, ये बहुत ही एक अच्छा मटेरियल्स है पूरा, ठीक है, डिजाइन किया हुआ, सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं मैंने अपने हिसाब से। तो इस क्वेश्चंस में सारे IUPAC के जितने भी है, चाहे एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, बॉन्ड लाइन हो, साइक्लो, बाइसाइक्लो, अलग अलग टाइप के जितने भी है वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसका मेन हेडिंग है नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर बहुत डिटेल में दिया हुआ है, अलग अलग क्वेश्चंस है, किस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में भी है। दूसरा IUPAC स्ट्रक्चर से IUPAC नाम, और दूसरा IUPAC नाम से IUPAC स्ट्रक्चर। यस, इनके भी क्वेश्चन है। बॉन्ड लाइन डायग्राम से IUPAC नाम, और IUPAC नाम से बॉन्ड लाइन डायग्राम, वो भी है। साइक्लो, एलिफेटिक, एरोमेटिक, अलग अलग टाइप के डिविजन्स हैं जो आपको इसमें दिए हुए हैं। दूसरा, इसमें आप लोगों को अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म है, ठीक है, किस आइसोमेरिज्म किस लेवल की है, कुछ आइसोमेरिज्म 12th लेवल की होती है, कुछ आइसोमेरिज्म 11th लेवल की होती है ना, उनके बारे में आपको डिटेल दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं इसमें पूरा, ठीक है। और अलग अलग टाइप के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी आपको दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर पूरे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइप का पूरा डिवीजन दिया हुआ है। हाँ, कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया है, मिथाइल को एमी कहते हैं, इथाइल को ET कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म का पूरा डिवीजन आपको यहां मिल जाएगा, और साथ में IUPAC का, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इससे सारे क्वेश्चन लगाओ, और उसके अलावा भी आप तो खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। याद रखिए, अगर मैंने आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाया है तो आपको कम से कम 20 से 40 घंटे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी तभी दमदार बनेगी जब आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत स्ट्रांग हो। याद रखिए, 11th हो, 12th हो, किसी भी लेवल के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर बेस्ट होता है, चाहे वो एलिफेटिक पे हो, चाहे वो एरोमेटिक में हो, ठीक है। तो आप इसको स्ट्रांग करें। ऑल द बेस्ट।